ये जो सीए का कानून आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये, ठीक है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। 5 से 10 में कहता है कि जो आदमी पैदा हुआ हो संविधान लागू होने के दिन या उससे पहले या उसके माँ बाप में से कोई भी पहले पैदा हुआ हो हिंदुस्तान में, वो भारत का नागरिक बाय बर्थ है, ठीक है। आर्टिकल 11 के तहत संविधान में प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है नागरिकता के लिए। तो 1955 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नागरिकता कानून बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। उसके अंदर 4 तरह का प्रावधान रखा, 4 तरह से सिटीजनशिप माना जाता है। एक बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट, तीसरा बाय नेचुरलाइजेशन और चौथा बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हम जो है देने के लिए लाए हैं, लेने के लिए नहीं लाए हैं। तो क्या जो बाहर से आते थे उसके लिए पहले प्रावधान नहीं था? इसी एक्ट में प्रावधान था सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 6 तक कि जिनको दिया जाता रहा है। 70 साल में नहीं दिया जाता रहा, दिया जाता रहा है। तो ये आखिर ये एक्ट लाए क्यों हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ये सोचने वाली बात है, इनका मंशा साफ नहीं है जो झलकता है, ठीक है ना। पहली बात कि 2003 में यही बीजेपी गवर्नमेंट जब थी तो इन्होंने 2003 में रूल्स बनाया, सिटीजनशिप रूल्स 2003। उसमें रूल 3 का 3 क्लॉज कहता है कि एनसीआर जब तैयार होगा उसमें, हाँ, एनआरसी जब तैयार होगा तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जब तैयार करेंगे तो उसमें अब सारे इंडिविजुअल्स हिंदुस्तान के जिसका सिटीजनशिप स्टेटस डिटरमिन करने के लिए हम डिटेल्स रखेंगे, सिटीजनशिप स्टेटस को डिटरमिन करने के लिए। रूल 4 का फंड कहता है कि जब एनआरसी तैयार किया जाएगा तो घर घर जाके हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसका सिटीजनशिप स्टेटस डिटरमिन करने के लिए। 4 का तीसरा रूल ये कहता है कि जब एनआरसी प्रिपेयर की जाएगी तो उसका डाटा कलेक्ट किया जाएगा एनपीआर में, ठीक है, और एनपीआर में डाटा कलेक्ट किया जाएगा। रूल 4 ये कहता है कि जो एनपीआर में डाटा कलेक्शन हुआ उसको हम वेरीफाई करेंगे और स्क्रूटिनाइज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनआरसी, ठीक। और जब इसमें कोई कमी बेशी आएगा तो हम उसको डाउटफुल सिटीजन के कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। जैसे ही डाउटफुल के सिटीजन की कैटेगरी में डाला जाता है तो हिंदुस्तान के नागरिक को 3 ही ऑप्शन होगा। अब पहले एक मुस्लिम है, दूसरा हिंदू भाई कैसे अफेक्टेड है, पहले हिंदू भाई का बता देता हूँ, ठीक। अब हिंदू भाई को कह रहे हैं कि हिंदू में 4 लोग ऐसे हैं, 4 कम्युनिटी ऐसी है जो हिंदुस्तान का रियल नागरिक है। वो आदिवासी, दलित, ओबीसी और साउथ में द्रविड़ियन, ये हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं। बाकी जो लोग हैं वो आर्यंस हैं जो मिडिल ईस्ट एशिया से आए थे। अब ये एक्ट जो ला रहे हैं तो इसमें कह रहा है कि तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है इन चारों को, ओबीसी, आदिवासी, दलित को, क्योंकि तुम्हारे लिए हम कानून ले आए हैं, तुम इसमें एप्लीकेशन दे दोगे। जैसे ही ये एप्लीकेशन इसमें देंगे तो ये एडमिट करेंगे कि मैं माइग्रेंट हूँ, मैं शरणार्थी हूँ। उसकी खाली इलीगलिटी खत्म की गई है। जो ये अमेंडमेंट लाए हैं ना कि तुम इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, लेकिन माइग्रेंट तो रहोगे ना। और आज ये अगर इसमें एप्लीकेशन दिया तो इन्होंने एडमिट किया, ये एडमिशन हो गया कि मैं माइग्रेंट हूँ। अब कुछ दिन के बाद ये कहेंगे कि अच्छा तुम तो एडमिट कर लिए थे कि मैं माइग्रेंट हूँ, ठीक है। अब ऐसा है, अब तुम माइग्रेंट हो या एडमिट कर चुके हो। तो जो माइग्रेंट होता है वो सिर्फ रेसिडेंट होता है, वो सिटीजन नहीं होता। अब माइग्रेंट और रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है? रेसिडेंट अमेरिकन भी इंडिया में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रेसिडेंट रह सकता है लेकिन संवैधानिक अधिकार उसके पास नहीं होते हैं। अब संवैधानिक अधिकार में जो रेसिडेंट होगा और एक सिटीजन है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब डाउटफुल सिटीजन में आएगा तो रेसिडेंट हो जाएगा, और रेसिडेंट होते ही उसका सारा राइट चला जाएगा, संवैधानिक राइट। कौन कौन सा? जैसे राइट टू वोट, यही मंशा है इस गवर्नमेंट का, हाँ, राइट टू वोट, राइट टू टेक एनी जॉब इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद राइट टू गेट एडमिशन इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर स्टडी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कोई भी चीज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा उनको, ठीक। प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते वो, समझ रहे, प्रॉपर्टी भी नहीं, सिर्फ मेयर रेसिडेंट रहेंगे, सारी चीजें चली जाएगी। ये हमारे जो हिंदू भाई हैं, किनका? ओबीसी, आदिवासी, दलित और जो है द्रविड़ियंस है, उनका चला जाएगा। अब मुस्लिम है तो ये आप इसको कहते हैं लॉ लीगली फोर्सिंग समवन टू डिक्लेयर हिमसेल्फ अ माइग्रेंट। दूसरा चीज कि एक आदमी, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है सिटीजन पे डाल दिया गया है। चैलेंज गवर्नमेंट कर रही है कि तुम अपना नागरिकता साबित करो। हम अपना नागरिकता क्यों साबित करें? अगर किसी नागरिक पे आपको शक है तो आप उसके खिलाफ केस चलाइए,
केस चलाइए, ठीक है ना, कि तुम्हारी नागरिकता सही नहीं है, ठीक है। साबित हम क्यों करें, हम क्यों साबित करेंगे? तुम गवर्नमेंट हो तो आप ना कहोगे कि तुम नागरिक नहीं हो इस देश के, ठीक है। हम साबित क्यों करें? तुम कहो कि ये नागरिक नहीं है देश का, फिर हम चैलेंज करेंगे। तुम तो ऐसा कर रहे हो कि यह कानून ला करके नागरिक को कह रहे हो कि तुम साबित करो कि तुम नागरिक हो कि नहीं है, और एक सिटीजन दूसरे सिटीजन को मेयरली कि तुम चेयर पे बैठे हुए हो ये कहोगे कि तुम साबित करोगे अपना सिटीजनशिप। ये कहां से हक मिला तुमको? और ऐसे भी डेमोक्रेसी में तुमको 33% वोट मिले, ठीक, तो तुम कितना कहते हैं 69% लोगों को आप ये कहोगे, मेजोरिटी को, कि तुम साबित करो अपनी नागरिकता, ठीक। तो बर्डन ऑफ प्रूफ के मुताबिक कि बर्डन अगर हम पे डाल रहे हो तो आज की डेट में डाउटफुल सिटीजन सब हो गया हिंदुस्तान का। तो जब डाउटफुल हो गया तो किसी को हक नहीं है कि वो पावर में बना रहे। पहले तो गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए, पहले गवर्नमेंट को रिजाइन, क्योंकि ये इलीगल गवर्नमेंट हो गई ना। आपने हमसे वोट लिया आईडी कार्ड पे, आईडी जो हमारा है वोटर आईडी है, ठीक है, वोटर आईडी को आप अब नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब हम इलीगल हो गए। तो जो वोट दिया आपका वो भी तो इलीगल हो गया, आपका वोट जो दिया आपको इलीगल हो गया कि नहीं? तो यू गवर्नमेंट इज इलीगल, सिंपल सा है। जिसके वोट से आप जीत के आ रहे हो उसको कह रहे हो कि तुम्हारा सिटीजनशिप डाउटफुल है, तो योर गवर्नमेंट इज ऑल्सो इलीगल, यू रिजाइन इट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दम नहीं है कि लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज कर रखा है आपने, उनको भी डरा रखा है, किसी के खिलाफ ईडी लगा रखा है, किसी के खिलाफ सीबीआई लगा रखा है, किसी के खिलाफ इनकम टैक्स का डायरेक्टर लगा रखा है। तो ये तो कोई तरीका नहीं, तो कंप्लीटली इंटायरली डिक्टेटरशिप है। तीसरी चीज ये है, ये कह रहे हैं इनके लोग, ये कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ नहीं, इनके कुछ जो है बिके हुए वकील जो इनके आरएसएस के भी हैं। तो अब आप ये बताओ कि क्लासिफिकेशन होता है लेजिस्लेशन में, ये कलरेबल लेजिस्लेशन है। कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब है कि इन सब का अधिकार, वोटिंग राइट्स आप छीन रहे हो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। इसको संविधान में कहा जाता है कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन का ये मतलब होता है कि आपने लेजिस्लेशन ऐसा बनाया है कि जो ऊपर से दिखता कुछ और है और उसका रिजल्ट इंप्लीमेंट होगा तो उसका कुछ और होगा, उसको कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत सारी जजमेंट्स हैं इसकी। तीसरा जो पॉइंट इसमें आता है कि ये फोर्सफुल लेजिस्लेशन है, यू आर फोर्सिंग समवन, किसी को आप उस पर फोर्स डाल करके ये कह रहे हैं, लीगली फोर्स कर रहे हैं। तो ये लॉ जो किसी को फोर्स करता हो, एनी लॉ व्हिच फोर्सेस समवन, ठीक है ना, फोर्सिंग समवन टू गिव अप देयर फंडामेंटल राइट्स, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो ये दो चीजें होंगे। और तीसरी चीज ये है कि ये तो आप ब्राह्मणिकल सोसाइटी बनाने के चक्कर में हो ना, ये तो साफ झलक रहा है, क्योंकि ये चारों कैटेगरी निकल जाए, अगर SC ST दलित आदिवासी और द्रविडियन निकल जाए, मुस्लिम्स निकल जाए, तो बाकी तो 14% रह जाएंगे, तो यही देश को रूल करेंगे। तो ये तो डिक्टेटरशिप पूरा चल रहा है ना जहां भी है। अब बात नहीं सुननी है डेमोक्रेसी में, बगैर डिस्कशन के, डिबेट के, दोनों साइड से वकील खड़ा होता है ना। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि दोनों तरफ से लोग की बॉडी बनाए और वो बैठ के कहीं फेयर डिबेट करें। वो कह रहे हैं ना कि हम समझा देंगे, तो हमें समझाएं, अरे समझाओ, तुम भी लीगल टीम ले आओ, हम भी लीगल टीम लेके खड़े हुए रहते हैं, और दोनों आदमी साथ सामने बैठते हैं, कोई उसमें कोई कटछट नहीं होगा। लीगल डिबेट जब होगा, टीवी का कोई एक शो कर लो और उसमें कोई ऐड नहीं आएगा, कोई कटशॉट नहीं होगा। जैसे हम आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, तुम भी आर्गुमेंट्स कर लो, आवाम जज कर लेगी हिंदुस्तान की कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है ना। उनको भी समझ में आ जाएगा ना कि बात सही है कि नहीं है, ये जज कर लेगी। तो ये करना नहीं चाहते हो आप, अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो, ये देने के लिए लेने के लिए नहीं है। फिर उसको चेंज करते हो, कहते हो NPR पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के लिए तो सेंसस एक्ट ऑलरेडी है, जिसके तहत हर 10 साल पे जनगणना होती है। कभी नहीं जनगणना कर रहे हैं, पॉपुलेशन वर्ड से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा ये कह रहे हैं, आप समझे ना। तो ये सारी चीजें जो है, और कह रहे हो कि मुस्लिम अफेक्टेड नहीं है। मुस्लिम को जब डाउटफुल में तो आराम से डाल दोगे, कैसे डालोगे? जो हुआ आपको आसाम में कि ऐसा है, क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जो आप NPR में मांग रहे हो वो 20 इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, ठीक, मान लीजिए 15 आदमी है, 15 आदमी ने 20 इंफॉर्मेशन दी और उसको वेरीफाई करके 5 आदमी का करेक्ट पाया गया, 5 आदमी अंदर, क्लियर हो गया। अब बचे 10 में से 5 मुस्लिम और 5 हिंदू, ठीक है, हो सकते हैं। तो 5 जो मुस्लिम बचे, मुस्लिम्स के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? कहोगे कि तुम हिंदुस्तान छोड़ के जाओ,
या तुम भी इसमें एप्लीकेशन दे दो, तुम भी हिंदू बन जाओ, क्योंकि उसमें मुस्लिम का कॉलम नहीं है। इससे लीगली फोर्सफुल कन्वर्जन, लीगली जो आर्टिकल 25 से डायरेक्ट हिट हो जाता है, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट रिलीजन, फेथ, डायरेक्ट क्लियर है, हिट हो रहा है। या मुस्लिम के पास तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ोगे ना, या तो देश छोड़ के जाओ, या डिटेंशन सेंटर में जाओ, या फिर तुम हिंदू हो जाओ, राइट। तो ये अनलॉफुल नहीं हुआ, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। किस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसका? क्योंकि आपने वहां से मुस्लिम को निकाला है, किस पर्पस से, किस पर्पस से? और ये कंट्री 3 ही डाला है। कौन से 3 कंट्री डाला? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ताकि दुनिया को दिखा सकें कि मुसलमान कहां से आ सकते हैं, यहीं से। श्रीलंका को नहीं डाला आपने, नेपाल को नहीं डाला आपने, भूटान को नहीं डाला आपने। आप समझ रहे हैं? तो नेपाल, भूटान, ये जिनका जो है ये बॉर्डर सटा हुआ है, तो वो बॉर्डर जो सटा हुआ है, जहां ज्यादातर तो गरीब हिंदू वहीं रहते हैं, इन 3 कंट्री में तो रहते ही नहीं है, ठीक है। तो निशाना क्लियर कट मुसलमान की तरफ है।